डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत डायसैकेराइड शुगर्स का अध्ययन करेंगे। और डायसैकेराइड शुगर्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि दो मोनोसैकेराइड शुगर्स से मिलकर के डायसैकेराइड शुगर्स का निर्माण होता है। पोषण की दृष्टि से डायसैकेराइड्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और मुख्यतः जो डायसैकेराइड्स होती हैं वो तीन हैं: सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये जल में घुलनशील होती हैं। पाचक एंजाइम की क्रिया के द्वारा ये सबसे सरलतम इकाई मोनोसैकेराइड्स में विभक्त हो जाती हैं। ये स्वाद में मीठी होती हैं। प्रत्येक डायसैकेराइड के मिठास में अंतर होता है। इनमें क्रिस्टल बनने की क्षमता विद्यमान रहती है। तो बच्चों, सबसे पहला मोनो डायसैकेराइड करेंगे और सबसे पहले हम इसके अंतर्गत माल्टोज का अध्ययन करेंगे। इसे जई शर्करा या माल्ट शुगर भी कहा जाता है। यह अंकुरित अनाजों, जौ, रागी, गेहूं आदि से बनाया जाता है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता, बल्कि इसे स्टार्च पर हुए एंजाइम की क्रिया से बनाया जाता है। अनाजों को जब अंकुरित किया जाता है तब अनाज के स्टार्च डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में परिवर्तित हो जाते हैं। पाचन क्रिया के दौरान भी हमारे द्वारा ग्रहण किया गया अनाज अमाइलेज एंजाइम के प्रभाव से पहले माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है और इंटेस्टाइनल जूस के प्रभाव से माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज टूटकर ग्लूकोज के दो अणुओं का निर्माण करता है। इस प्रकार अनाज के स्टार्च का जब पाचन होता है तो पहले माल्टोज में और फिर ग्लूकोज में बदलता है। दूसरे प्रकार की डायसैकेराइड शुगर का नाम होता है सुक्रोज। इसे सुक्रोज या गन्ने की शक्कर, शुगर केन शुगर या चुकंदर की शर्करा, शुगर ऑफ बीट भी कहते हैं। सुक्रोज का निर्माण व्यापक स्तर पर गन्ने के रस और चुकंदर से किया जाता है। प्राप्ति के साधन के आधार पर ही इसे चुकंदर या गन्ने की शर्करा कहते हैं। यह गन्ने में 10 से 12% तक और चुकंदर में 12 से 18% तक होती है। अल्प मात्रा में यह फल, शहद और कुछ विशेष प्रकार की सब्जियों में भी पाई जाती है। सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज का निर्माण करती है। अच्छा बच्चों, सुक्रोज की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि यह जल में घुलनशील है, ये रवे के रूप में मिलता है, इसे औद्योगिक विधि से वृहद स्तर पर बनाया जा सकता है और पाचन क्रिया के उपरांत सुक्रोज माल्टोज और फ्रक्टोज में बदल जाती है। ये दोनों ही आपको मालूम है मोनोसैकेराइड शुगर्स हैं। जब सुक्रोज को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इसमें बराबर मात्रा में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण का निर्माण होता है और इसी मिश्रण को बच्चों इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। तीसरे प्रकार की डायसैकेराइड शुगर है लैक्टोज। इसे दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा की मात्रा सबसे अधिक होती है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा गाय, भैंस और बकरी के दूध की अपेक्षा अधिक होती है, जो कि 6 से 7% तक होती है। लैक्टोज शर्करा वनस्पति जगत में नहीं पाई जाती है। ये मैमरी ग्लैंड्स के अंदर संश्लेषित होती है ग्लूकोज से, और जब लैक्टेज एंजाइम उपस्थित होता है तो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस हो जाता है और एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज का निर्माण होता है। यह जल में कम घुलनशील होती है, अन्य शर्कराओं की अपेक्षा कम मीठी होती है। इससे रवे आसानी से नहीं बनाए जा सकते हैं। मोनोसैकेराइड और डायसैकेराइड के बाद अब हम पॉलीसैकेराइड्स का अध्ययन करेंगे। पॉली नाम से ही क्लियर है, पॉली यानी बहुत सारे, बहुत अधिक, उसको हम पॉली बोलेंगे। तो पॉलीसैकेराइड्स जटिल कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं।
वनस्पति जगत स्टार्च प्राप्ति के मुख्य साधन है। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, पैक्टिन आदि आते हैं। इनमें 3 या 3 से अधिक शर्करा की सरल इकाइयाँ होती है। यह जल में अत्यंत कम घुलनशील होता है और इसका यह गुण पौधे की वृद्धि और विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी और लाभकारी है। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर मुख्यतः डाइजेस्टिबल पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, यानी जो पाचन तंत्र के द्वारा जिनका इजीली पाचन हो जाता है, और ये होते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च 2 तरह की होती है, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। इसके अलावा अपचनशील पॉलीसैकेराइड को फाइबर कहते हैं। नॉन डाइजेस्टिबल पॉलीसैकेराइड्स आर नोन एज फाइबर, जिसे हम हिंदी में रेशा भी कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है, सॉल्युबल फाइबर घुलनशील रेशा और इनसॉल्युबल फाइबर अघुलनशील रेशा। स्टार्च में तकरीबन 300 मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। वनस्पति जगत में स्टार्च पाया जाता है और यह मुख्यतः गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, रागी आदि अनाजों में पाया जाता है और इन अनाजों में यह 70 से 85% तक उपस्थित होता है। इसके अलावा जड़ और तने वाली सब्जियों में भी यह 20 से 35% तक उपस्थित रहता है। सूखे बीज जैसे मटर, सेम, ग्वारफली आदि में 40% तक स्टार्च उपस्थित होता है। कच्चा सेब और केला में भी स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे ये फल पकते जाते हैं, वैसे वैसे इनका स्टार्च मोनो और डायसैकेराइड शुगर में परिवर्तित हो जाता है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि पकने के बाद ये फल मीठे लगने लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और इसीलिए इनका मिठास भी समाप्त हो जाता है। स्टार्च की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये ठंडे जल में अघुलनशील होती है, लेकिन उबलते हुए जल में ये पानी को अवशोषित करके अपने अंदर आत्मसात कर लेती है और फूल जाती हैं। उबले स्टार्च का पाचन सरलता से होता है। ये स्वादहीन होते हैं और श्वेत पाउडर के रूप में पाए जाते हैं। स्टार्च मुख्यतः अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन से मिलकर बनती है। स्टार्च का मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। दूसरी पॉलीसैकेराइड होती है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को प्राणिज या एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। पेड़ पौधों में यह पूर्णतः अनुपस्थित होती है। यह जीवित मानवों और जानवरों की यकृत और मांसपेशियों में पाई जाती है। जब अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कर लिया जाता है, तब पाचन क्रिया के बाद अधिक मात्रा में ग्लूकोज का निर्माण होता है। फलतः रक्त में अधिक मात्रा में ग्लूकोज अवशोषित कर लिया जाता है। इस कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा काफी बढ़ जाती है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। जब शरीर को आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि व्रत, उपवास, बीमारी, यात्रा आदि के कारण जब भोजन नहीं मिल पाता, तभी यह ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर में ग्लाइकोजन का यह संग्रह केवल यकृत और मांसपेशियों के द्वारा ही होता है। शरीर के दूसरे अंग इसके संग्रह में भाग नहीं लेते। यकृत का ग्लाइकोजन अति शीघ्रता से ग्लूकोज में बदलकर शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों को संपादन करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद आते हैं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। ये सभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इनको फाइबर भी कहा जाता है या रेशा भी कहा जाता है। सेल्यूलोज या रेशा आटे का चोकर, साबुत अनाज, दाल के छिलकों, फलों के छिलकों, मूली, गाजर, चुकंदर, बंद गोभी, शलगम, प्याज, खुम्बी, खीरा,
ककड़ी, सहजन और अन्य सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। यह ग्लूकोज की कई इकाइयों से मिलकर बने होते हैं और इनमें ग्लूकोज अणु सीधी और शाखाओं वाली श्रृंखला में आकर जुड़ते हैं और सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। सेल्यूलोज अनाज, दाल, फल, सब्जियों के छिलकों में रेशे या रफेज के रूप में विद्यमान रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि यदि भिंडी, बैंगन, पालक, सहजन, मूली, गाजर, लौकी आदि सब्जियों को समय से नहीं तोड़ा जाए तो ये परिपक्व होकर पकने लगते हैं और उनमें उपस्थित मोनो और डायसैकेराइड सेल्यूलोज में बदल जाते हैं। सेल्यूलोज को ही डाइटरी फाइबर कहते हैं और ये डाइटरी फाइबर नेचुरली फूड्स के अंदर पाया जाता है। हेल्थ के बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए आजकल इस फाइबर को डाइट के अंदर ऐड भी किया जाता है, जैसे कि आटे के अंदर चोकर वगैरह मिलाया जाता है और टोटल फाइबर को भी इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि जितना आहार से डाइटरी फाइबर मिल रहा है प्लस फंक्शनल फाइबर, इन दोनों को ऐड करके डाइटरी फाइबर बनाया जाता है। डाइटरी फाइबर का यदि हम रासायनिक संगठन देखें तो इसमें बीटा बॉन्ड्स होते हैं और इनसॉल्यूबल या नॉट जो फर्मेंटेड होते हैं उनमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन होते हैं। जो सॉल्यूबल होते हैं उनमें 3 होते हैं, गम, पैक्टिन और मिसिलेज। रेशा या फाइबर हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे भोजन में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता क्योंकि मनुष्य के शरीर में सेल्यूलोज को पचाने के लिए एंजाइम अमाइलेज का कोई प्रभाव नहीं होता। फिर आप कहेंगे कि मैडम इसे लेना आवश्यक क्यों है? इसे लेना आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह आंतों की मांसपेशियों की क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए और उनके संकुचन और प्रसारण को की गति बनाए रखने के लिए, जिसे हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं, इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है। यह पाचन अंगों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसका कैलोरी मूल्य 0 होता है और इसलिए यह मोटापे को दूर करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोटापा विभिन्न बीमारियों को जन्म देता है। सेल्यूलोज या रफेज की उपस्थिति से बड़ी आंत की मांसपेशियां शीघ्रता से सिकुड़ती हैं। रफेज जल की अधिक मात्रा को अवशोषित करता है और मल के परिमाण को बढ़ाता है। इसके कारण मलाशय से मल आसानी से बाहर निकल जाता है। यह कब्ज को दूर करता है। कब्ज से पीड़ित रोगियों के लिए रफेज युक्त भोजन दवा की तरह काम करता है। एक व्यक्ति के दैनिक आहार में 8 से 15 ग्राम तक रफेज होना चाहिए। आजकल बाजार में सेल्यूलोज का बना हुआ रासायनिक पदार्थ भी मिलने लगा है, जिसे मिथाइल सेल्यूलोज के नाम से जाना जाता है। यह आहार मोटापे के रोगियों के लिए ज़्यादा उपयोगी और फायदेमंद है और इसका कैलोरी मूल्य 0 होता है। इसके सेवन से पेट भर जाता है और व्यक्ति को पूर्ण तृप्ति और संतुष्टि मिलती है। तो बच्चों, ये था फाइबर के बारे में। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि डायसैकेराइड्स क्या हैं, उनका वर्गीकरण, और पॉलीसैकेराइड्स क्या हैं, उनका वर्गीकरण। साथ ही हमने पढ़ा कि डाइटरी फाइबर या रेशा क्या होता है और ये हेल्थ के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। आशा है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और अगर आपको आज की क्लास इंफॉर्मेटिव लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।